बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुशामदीद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इस वक्त जो हुकूमत है उसका सारा जोर तरमीमी पैकेज के ऊपर है। अपोजिशन ने भी इस मामले के ऊपर अपना इकट्ठ कर लिया। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साफ इनकार ने मौजूदा सियासी हालात को कहीं ज्यादा सख्त बना दिया है। वकला भी इस मामले पर इकट्ठे हो गए हैं। दूसरी जानिब इंटर पार्टी इलेक्शन ना करवाने पर पहले तो PTI थी, अब JUI के सियासी वजूद के ऊपर भी एक तलवार लटक चुकी है। इसके ऊपर बात करेंगे और पाकिस्तान के अंदर होने वाले मजीद अहम वाकयात के भी ऊपर आमिर साहब का तज्जिया हम शामिल करेंगे। आमिर साहब, अभी जो हमने अपना प्रोमो दिखाया सारी चीजें, उसमें तो एक चीज वाज़ेह हो गई कि हुकूमत कुछ कह रही है, अपोजिशन कुछ कह रही है, मगर जिसने भी ये कंफ्यूजन पैदा की उसका फायदा सरासर अपोजिशन को हुआ। जो लोग वापस नहीं आ रहे थे वो भी एक जगह पर आकर बैठ गए। ये कंफ्यूजन तो बहुत ही सादा सा लफ्ज़ है, मैं बड़ा लफ्ज़ कहना नहीं चाह रही वो आप बड़ी खुश गिरफ्तार हैं इसलिए, मगर मुझे 40 साल के करीब हो गए सहाफ़त में। बड़ी बड़ी नालायकियाँ देखी हैं, बड़े बड़े लतीफ़े देखे हैं, पार्लियामान में देखे हैं, हो जाती हैं गलतियाँ, हो जाती हैं, मगर ये स्केल, ये स्टेज मैंने आज तक नहीं देखी कि जी वो कच्चा ड्राफ्ट था, पक्का ड्राफ्ट था, और जी वो था नहीं था, उसका ड्राफ्ट कोई और था, मेरा ड्राफ्ट वो नहीं था, वो सफदा तो था ही नहीं। ओ भाई, रात के 12 बजे तक जो है लोग वहाँ जो बिठाए हुए थे वो किस लिए बिठाए हुए थे पार्लियामान के अंदर, और ये कोई छोटी चीज़ नहीं थी। असल बात ये है कि ये अगर कोई होता ना, पैटी सा मामला होता कि जी एक छोटा सा कानून है कि बल्दियाती मसाइल की तरफ है, ये पूरे पाकिस्तान का इंतज़ामी अदालती ढांचा बदलने चाह रहे थे। ये ओवरऑल आइन का बिल्कुल टर्न अराउंड करने चाह रहे थे, एक मेजर रिवीजन करने जा रहे थे। जो खुद बताई जाती है कि 18वीं तरमीम के अंदर जो है 1 साल लग गया, 500 आवर्स लगे। हमें उस वक्त भी गिला होता था, ये बहुत बड़ा गिला था कि 18वीं तरमीम जब पीछे बहुत ही उन्होंने मेहनत की, मगर पार्लियामान में जब डिस्कस की तो ज़्यादा नहीं डिस्कस की, बस वो 1 2 3 4 करके पास कर दी। हालांकि 18वीं तरमीम में भी ये कहा, और 18वीं तरमीम का आज वो कह रहे थे कि जी हम उसका एजेंडा पूरा कर रहे हैं, आज़म नज़ीर तारड़ साहब। तो 18वीं तरमीम के अंदर और भी बेताशा मसाइल थे। 18वीं तरमीम के अंदर जो है फॉर एग्जाम्पल डेवोल्यूशन का मसला था, सूबों को ये इख्तियारात देने का मसला था, बल्दियाती इलेक्शन का था। वो चीज़ें याद नहीं है, सिर्फ अपनी मर्जी के पिक एंड चूज किए गए। इस तरह ही मिसाके जमहूरियत का जो एकदम से ख्याल आ गया है, वो मिसाके जमहूरियत के अंदर ये कहाँ लिखा था कि आप ये जो है हाई कोर्टों के जजों को उठा के ट्रांसफर करके वो फेंक दें। हेबियस कॉर्पस जो है, आप देखें जब पुलिस वाले रात को उठा के ले जाते हैं, लोगों की दीवारों के फिलहाल के घर में घुस जाते हैं, तो एक अदालत के पास, हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार था कि लोग दादरसी के लिए चले जाते थे। ये कहाँ मिसाके जमहूरियत में ये लिखा हुआ था कि ये वो बात थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा की कि वो बढ़ाना चाहते थे अवामी इख्तियारात और उनको तहफ़्फ़ुज़ देना चाह रहे थे, ना सिर्फ कि ये। फिर मिसाके जमहूरियत में ज़रा एक सिविल मिलिट्री का चैप्टर भी है, वो भी पढ़ ले, उसकी तरफ कोई गौर नहीं फरमा रहा। तो इसके अंदर जो तजावीज़ दी गई थी सिविल मिलिट्री के हवाले से, जो कैंटोनमेंट के हवाले से, वो बिल्कुल इससे अपोजिट थी, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा। तो ये एक, क्योंकि ये ऐसा संगीन मामला था और जो इनका रवैया उस पर रहा कि जिस तरह ये रातों रात उसको करना चाह रहे थे, तो मेरा दिल दहल जाता है। वो इस वजह से कि जो तारीख हमने पढ़ी है वो इंडिया की, तो वो कहते हैं ब्लाइंड मैन ऑफ इंडिया। अपने ज़माने में वो के सुब्रमण्यम साहिब होते थे, ये जयशंकर साहब के वालिद साहब, कि इनके मुतालिक था कि इंडिया पाकिस्तान का 2001 का जब स्टैंड अप हुआ था तो एक ख़तरा पड़ गया था कि न्यूक्लियर जंग ना शुरू हो जाए, दोनों एक दूसरे के ऊपर जो है जोहरी हमले ना कर दे। और वो बाद में फिर एक किताब लिखी गई कि जनाब वो जो इस बात पे डिस्कशन कर रहे थे वो कितने गैर संजीदा थे। उनको एहसास ही नहीं था कि अगर एक दूसरे पे अगर ये जोहरी बम, न्यूक्लियर बम फेंक दिया जाता तो उसके क्या वो होने थे, उनको ये एहसास ही नहीं था। फिर वो फिल्म भी बनी हुई है, वो नावल भी है, 14 डेज दैट शुक द वर्ल्ड। वो जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था जिसके अंदर दुनिया की वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, न्यूक्लियर वॉर हो सकती थी, तो उसके मुतालिक बताया जाता है कि जनाब उसके बैकग्राउंड में लोग क्या कर रहे थे। तो ये जो था ये एक
आप अमेंडमेंट नहीं थी, सिर्फ एक सादा आईनी कोई तरमीम नहीं थी, ये एक पूरा पैकेज था जिससे कि 77 साल तो छोड़े 50 साल का 73 से लेके अब तक का जो एक आपने अदालती ढांचा, इंतजामी ढांचा, एग्जीक्यूटिव का भी ढांचा बनाया हुआ है, उसको पूरे को तब्दील करने जा रहे थे और रात के 12 बजे करने जा रहे थे। और अब जो इनका रवैया है वो एक लतीफ़ा नहीं तो क्या है। अभी भी जो है मौलाना साहब का ये दिखा दें, अभी जो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ वो हैं, उन्होंने साफ इसको रिजेक्ट किया है। ज़रा अगर वो दिखा सके कि अभी भी मुख्तलिफ लोग क्या राय दे रहे हैं, अभी भी वो क्लैरिटी नहीं है कि ख़त्म हो गया कि नहीं हो गया। ये ज़रा दिखा सके, देख लेते हैं। देखिए, इस वक्त तो हमने उनका मसौदा मुकम्मल मुस्तरद कर दिया है, बल्कि वो तो अब ये भी कहने के लिए कि हमारा तो कोई मसौदा है ही नहीं, तो फिर जो प्रोवाइड किया गया वो क्या था? तो किसी को प्रोवाइड किया गया, किसी को नहीं किया गया, ये क्या खेल था? लेकिन जो कुछ भी हमारे हवाले हुआ और हमने जो उसका मुताला किया है, तो उसके मुताला करने से हमें किसी तरीके से भी, किसी लिहाज से भी वो काबिल कबूल नहीं बना। ये कौम और मुल्क की अमानत में इससे बड़ी खयानत और नहीं हो सकती थी अगर हम इसको साथ करते। ये तो दिखा दिया आमिर साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो बैरिस्टर अकील का भी हमारे पास एक क्लिप मौजूद है। इसलिए भी दिखाना जरूरी है कि आप पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब इस तरह की एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास एक कुछ और मुसवदा था और वो पूरे इसके लिए हालांकि वो जो है लोगों को तैयार कर रहे थे। और ये आजम तारड़ साहब का भी है कि जी बिल्कुल पीपल्स पार्टी तरमीम पेश कर रही थी और ये बिल्कुल रजामंद थे। यहाँ पर मौलाना साहब ये भी कह रहे हैं, आमिर साहब बताया उन्हें कुछ गया था, लेकिन मुसवदा उन्हें दिखाया गया तो वो टोटली मुख्तलिफ एक चीज उनके पास। सारी पार्टीज के बड़े मुतजाद बयान आ रहे हैं कि कौन किसके अंदर कितना शामिल था, नहीं शामिल था। मगर बात यह है कि ये अब जो कहा जा रहा है कि ये कोई ये तासुर के नहीं, ये तो कोई वैसे ही एक मजाक किया जा रहा था। तो हमें ये सिर्फ बता दिया जाए कि इतवार की रात सबको तैयार करके जो बैठाया हुआ था, लग रहा था कि 2-3 घंटे में अगर ये मोहरे लग जाएंगी। नवाज शरीफ साहब को लाहौर से चलवा के बुलवाया गया था कि लग के दोनों हाउस से पास करवा के रातों रात जो सुबह उठना था अखबार में छपे होना था कि 26वीं तरमीम पास हो गई। अभी भी सूरत हाल ये है कि मौलाना क्लियरली कह रहे हैं कि जनाब हमने सारा ये मुस्तरद कर दिया बिल्कुल। अभी भी मगर ये जो मैं देख रहा था कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब जो हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि फिक्र ना करें, हम इत्तफाक मौलाना को मनवा लेंगे, मुशावरत जारी है, आईनी तरमीम पर इत्तफाक पैदा किया जा रहा है। इरफान सिद्दीकी साहब भी बहुत बीबी के आईनी तरमीम पर मौलाना राजी हो जाएंगे और इंशाल्लाह तमाम लोगों को इसका के मामला हो जाएंगे। तो अभी भी ये नहीं कहा जा रहा। और अब जो है, अब लेटेस्ट ये है कि क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, ये हो जाना था, ये सानिया हो जाना था, मगर गलती इनसे शायद ये हुई, वो जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, व्हेन यू पुट बॉयज ऑन मेंस जॉब। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज में कोर्ट रिपोर्टर हसनात मलिक साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसनात, थैंक यू आपके वक्त के लिए। और इसके अलावा हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट हैं बैरिस्टर असद रहीम साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। ओवर टू यू। जी, मैं हसनात की इजाज़त से बैरिस्टर असद रहीम साहब से शुरू करना चाहूँगा। ये बहुत अच्छा लिखते भी हैं और अब वैसे कम लिखना शुरू हो गए हैं। असद, मैंने आपका कल एक ख़त देखा, आपका नहीं 104 के करीब सीनियर बहुत ही होनहार वकला उसमें शामिल थे, जिसके अंदर उन्होंने आप उसका लुबे-लबाब ये था कि आप लोग ये जो होने जा रहा है इसको नहीं मानते, अगर ऐसा किया गया तो उन अदालतों के सामने वो नहीं जाएंगे। तो अभी यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी हुकूमत बज़िद है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना है और मुतबादल के तौर पे बनाना है, तो आप लोगों का क्या लाया अमल है? कल सुप्रीम कोर्ट बार का भी सुनते हैं कि वो भी उन्होंने भी कोई अपना कन्वेंशन रखा हुआ है, ये बताइएगा प्लीज़। शुक्रिया आमिर साहब। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, जो 104 थे वो आज अब शायद 240-245 के लगभग हो गए हैं और उनकी जो अक्सरियत है उनका ना तो कोई सियासी ताल्लुक है ना तो उस तरह का मकसद है। सिर्फ ये कि बेतहाशा तशवीश हुई
इस तरमीम का जो ड्राफ्ट है उसको पढ़ने के बाद आपने मिसाके जमहूरियत का जिक्र किया और मेरे करीब वो बहुत मुस्बत चीज़ थी और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, लेकिन मिसाके जमहूरियत जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात कर रही है उसका जो तकर्री का ज़रिया है वो वही जुडिशल कमीशन है जो कि मिसाके जमहूरियत का दूसरा हिस्सा था। और उस जुडिशल कमीशन को फिर आपने देखा, पार्लिमानी कमेटी के किरदार के हवाले से सवालात तो उठाए जा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद किया गया और आज वो जुडिशल कमीशन बरकरार है। जो तरमीम है उसमें जो स्कीम वाज़े होती है वो ये है कि एग्जीक्यूटिव यानी वज़ीर आज़म सदर के ज़रिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ द फेडरल कोर्ट उसका खुद चुनाव करेगा और फिर उसी चीफ जस्टिस के साथ मुशावरत करते हुए बाकी जज साहिबान को तकर्रुर करेगा। तो चाहे वो मिसाक जमहूरियत हो, चाहे वो लॉयर्स मूवमेंट हो, तहरीके बहाली अदलिया हो, उसका जो मकसद था वो आज़ाद अदलिया थी और अदलिया का एग्जीक्यूटिव से और कानून साजों से इस हद तक एक डिस्टिंक्शन हो कि वो अब जो जुडिशल कमीशन है पार्लिमानी इनपुट के बाद अपनी तकर्रुरी कर सके। तो एक तो ये बात। जो दूसरी बात है आमिर साहब जो कि काबिल तवज्जो है वो अदालत आलिया के दायरे इख्तियार के हवाले से है। तो ना सिर्फ आपने आर्टिकल 100 में कानूनी तकनीकों में नहीं जाऊंगा, आपने उसका रिट जुरिस्डिक्शन तो महदूद कर दिया, लेकिन साथ में जो आपके इंडिपेंडेंट माइंडेड जज साहिबान होंगे, दलेर जज साहिबान होंगे, उनके मुतालिक ये कहना कि ब्यूरोक्रेसी की तरह जो कि एग्जीक्यूटिव के मातहत होती है उनको अब मुंतकिल कर दिया जाएगा, यानी जो सिंध हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनको आप लाहौर भेज दें, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब हैं उनको आप पेशावर भेज दें एंड वाइस वर्सा। आपने एक OSD का जो मैकेनिज्म है उसको भी अब आप एक आईनी ढांचे में ले आए हैं। और तीसरी बात मुख्तसरन वो ये है कि आमिर साहब आपकी और हसनात साहब की तवील आपका एक सहाफ़ती तजर्बा है और आपकी पार्लिमानी रिपोर्टिंग से हम सब मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो एक कॉमन लॉ दायरा इख्तियार है। तो अगेन तकनीकियों में नहीं जाएंगे, लेकिन कॉमन लॉ दायरा इख्तियार में आप प्रेसिडेंट को यानी माजी में जो फैसले आए और तशरीह को बेतहाशा अहमियत देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आपने दुरुस्त फरमाया, हमारा तो पहले से ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के फराइज सरंजाम दे रहे हैं। सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सिविल लॉ ममालिक में होता है जहां तरजीह प्रेसिडेंट और तशरीह को नहीं दी जाती, वो सिर्फ ब्लैक लेटर लॉ और कोडिफिकेशन को देखते हैं, प्रेसिडेंट को तरजीह नहीं देते। फ्रांस में, जर्मनी में, तो इस खित्ते में हिंदुस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सब कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शंस हैं। उसके बीच इस तरह का एक फ्रांस का सिस्टम कायम करना सियासी मकासद के लिए बिल्कुल गैर तामीरी है और मुनासबत से हटके और आइन के ढांचे से हटके। मैं सिर्फ ये वाकई तकनीकी बहस हो जाती है, मैं सिर्फ थोड़ा आसान लफ्ज़ों में ये बताता चलूँ कि जो कॉमन लॉ जो कि बरतानिया में और बरतानिया की जो एक्स कॉलोनीज़ में ज़्यादातर ये पाया जाता है, गो कि अक्सर जगह मिक्स्ड, उसके अंदर भी सिविल लॉ को भी और इस्लामिक हमारे यहाँ जिस तरह कवानीन को भी मिक्स किया जाता है। जो यूरोप में ख़ास तौर पे जर्मनी, फ्रांस वगैरह में वो नेपोलियनिक लॉज को सिविल लॉ कहते हैं, उसकी तरफ रुझाना, ये एक अजीब खिचड़ी सी पकाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके अंदर एक मिक्सचर है, कोई समझ नहीं आ रहा, एक कन्फ्यूजन नज़र आता है। मेरे साथ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि घूम फिर के किस जगह में ये मिसाके जमहूरियत में ये या 18वीं तरमीम के अंदर ये स्पिरिट थी कि जनाब प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी मर्ज़ी के जज लाएं और वो जो वज़ीर आज़म भी कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट लेके आना है और उसका जज भी जो है चीफ जस्टिस भी अपनी मर्ज़ी, वो बंदर बांट हो रही है। प्राइम मिनिस्टर जो है उसके चीफ जस्टिस लगाएंगे और बाकी जज के अंदर वो सदर साहब को हिस्सा दे दिया कि आपकी मर्ज़ी के साथ होगा। तो ये किस मिसाक में या किस 18वीं तरमीम की ये स्पिरिट थी? देखिए, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से बड़े जो सवालात उठाए जा रहे हैं उसमें वज़न भी है। ये नहीं आप कह सकते कि वो सीलियंट फीचर को वायलेट कर रहा है। आज मेरी कुछ रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस से बात हुई, वो बड़े परेशान हैं कि ये डिज़ास्टर है, तबाही है, और ये आप किस तरह, यानी किसी मुल्क में नहीं हुआ कि 2 सुप्रीम कोर्ट काम करें।
बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीपल्स पार्टी के माजी के जो ग्रीवेंस हैं, चाहे वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो अदालत ने किया, चाहे वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ किया, चाहे वो जरदारी साहब, वो अब इनको एक मौका मिल गया है क्योंकि मुक़्तदर हल्कों की सपोर्ट है। तो नून लीग को भी साकिब निसार साहब के दौर से ग्रीवेंस है, तो भाई मौका मिल गया है, तो अब इनके साथ दो दो हाथ कर लिए जाएं जजेस के साथ, और इस इदारे को ऐसा बना दिया जाए कि ब्यूरोक्रेट में और फ़र्क ना पड़ जाए जजेस में। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के सारे जज हैं इनको OSP बना दिया, सेशन कोर्ट के जज की तरह, इनकी इससे ज़्यादा हैसियत नहीं बनेगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, उनके पास पावर ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये जो मौलाना फजल रहमान को क्रेडिट बनता है, जिस तरह उन्होंने मूव को फेल किया, अब ये एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि जी ये इनकी नलायकी है। फैसल वाडा साहब कह रहे हैं इनकी नलायकी है, वो कहते हैं जी हमें तो कहा गया था कि मौलाना फजल रहमान तैयार हैं, आप उनसे बात करें, यानी आप ले आए, तो हमें क्या पता था, मौलाना फजल रहमान को राजी तो आपने करना था। तो अब इस वजह से अब जो हालात है कि जी एक दूसरे पे ब्लेम किया जा रहा है, फिर ये है कि 15 दिन बाद फिर मूव होगी। लेकिन अब एक और बात भी हो रही है कि बस अब ये है कि अब जैसे मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन भी कर दें, कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर, क्योंकि ये जो इस वक्त नून लीग पे सारा नज़ला गिरा हुआ है, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि जो ड्राइविंग सीट पे नून लीग थी, तो सारा ये है कि जो जितने 125 जज हैं सुपीरियर जुडिशरी के, वो सारा हो रहा है कि ये नून लीग का सारा ब्रेन चाइल्ड के जी इस तरह किया जाए, और ये जो मौजूदा हाई कोर्ट की जुडिशन को कटेल कर दिया जाए। तो अब यह है कि जैसे मैंने बताया कि मंसूर अली शाह साहब के हवाले से, दूसरा काई साहब के हवाले से भी अब यह है कि जी आज मैंने देखा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप का जो कन्वेंशन था सुप्रीम कोर्ट बार के इनेकाद में, इंडिपेंडेंट ग्रुप प्रो गवर्नमेंट ग्रुप, किसी ने भी काजी फैसल साहब के हक में बात नहीं की, और किसी ने नहीं कहा कि जी उनको कंटिन्यू रहना चाहिए, बल्कि उन्होंने कहा ये तस्वर गलत जा रहा है कि आप चीफ जस्टिस काजी फैसल को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस बना रहे हैं। गो कि इस ग्रुप ने असूली तौर पे कहा जी कि वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बननी चाहिए, लेकिन ये है कि ना प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करे, ना जो है वो चीफ जस्टिस काजी फैसल हो, ना रिटायर्ड जज हो। तो मेरा ख्याल है कि जब, और फिर ये कहा गया कि जी 199 में जो नेशनल सिक्योरिटी का इशू है वो भी ख़त्म करें, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस ख़त्म करें। तो जब जो इंटरेस्ट थे जिन लोगों के, वो जो चाह रहे थे, जब वो चीज़ें वकील जो प्रो गवर्नमेंट है वो दबाव डाल रहे हैं कि ये चीज़ें निकाली जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अब इंटरेस्ट उनका भी ख़त्म हो जाएगा कि फिर क्या ज़रूरत है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देनी, जब वो हाई कोर्ट की जुरिडिक्शन फिर वही होगी, मिसिंग पर्सन के केस पे दोबारा वही होंगे, वो टेकअप करेंगे, जजों को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, तो फिर ये बड़ा मुश्किल है। तो अब हालात ये इस वक्त जो बन रहे हैं, और कल का जो कन्वेंशन है लाहौर में जो प्रोफेशनल ग्रुप की तरफ से है, उससे मजीद प्रेशर बढ़ेगा हुकूमत पे, और मेरा ख्याल है कि सारा क्रेडिट तो अभी फ़िलहाल तो मौलाना फजल रहमान को बनता है, क्योंकि अभी जब तक वो कायम है अपनी पोजीशन पे, तो उस वक्त तक हुकूमत आईनी तरमीम नहीं कर सकती। और चीफ जस्टिस काजी फैसल अगर उनके हवाले से ये हो कि जी वो नहीं रह सकते और वो अब लाइबिलिटी बनते जा रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर ये होगा कि सारे फिर पीछे हट जाएंगे, और फिर यह है कि सबको अंदाज़ा हो जाएगा कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी अगर करने भी है तो जो सर्विंग जज हैं इनके साथ मुशावरत करके ही फिर कुछ ना कुछ होगा, अदरवाइज मुश्किल है फिर। असद जो हसनात अभी कह रहे हैं जस्टिस फायज़ ईसा, क्योंकि अब तो उनके अपने तमाम हामी भी पीछे हटते जा रहे हैं, हर पार्टी कह रही है कि नहीं मंसूर अली शाह साहब ही लाजमी जो है 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस होंगे, तो वो बड़े उनको शौक़ रहा हुआ है इखलाकी दर्स देने का। तो बड़े छोटे लोग भी, छोटे जज भी, छोटे से मुराद ये कि जूनियर जजेस भी इस तरह की सिचुएशन में चुप करके शराफत से घर सोचते हैं, और एक लेगेसी का क्वेश्चन आता है कि मेरी लेगेसी क्या होगी। और इस वक्त जो उनकी वजह से, क्योंकि लार्जली सारी कंट्रोवर्सीज़ के दरमियान में फायज़ ईसा साहब हैं, और ये सारा मतलब इस वक्त जो पाकिस्तान की कंट्रोवर्सी होगी और ये पूरा मुल्क ऊपर नीचे हुआ है, अभी भी वो नहीं जा रहे, और ये आप लोग भी ये ख़त लिख रहे हैं, कल वो भी किया जा रहा है। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि काफ़ी सारी इस्लाहात हैं फेडरल कोर्ट्स की, सीनियरिटी के इशूज़, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट, ये सारी जो बड़े समझदार लोग कहते रहे हैं कि इनके ऊपर बहस व मुबासा होना चाहिए, मगर क्या इस माहौल में ये चीज़ें हो सकती हैं या होनी चाहिए?
आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आमिर साहब। आर्टिकल 63A का जो फैसला है उसको मिसाल के तौर पे ले लें। मेरी अपनी ज़ाती राय है कि जो वो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, वो आइन से मुताबिकत जो उसकी तशरीह थी वो बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंसिव थी और मुझे उसकी फ्रैंकली स्पीकिंग समझ नहीं आई थी। लेकिन आज जब हम आर्टिकल 63A की बात करते हैं तो मैं अब इस बात से इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि उस अदालत उज़्मा के फैसले की एक हतमी हैसियत है। तो अब कहना कि जी उसको हम रेट्रोस्पेक्टिवली अमेंड कर लेंगे ताकि ये तरमीम मंजूर हो जाए, मेरे हिसाब से इसका कानून से और आइन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो वही जो आपका बाकी सवाल का काजी फायज ईसा साहब जो माजी के तल्ख तजर्बों से गुजर चुके हैं, जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत के वक्त पूरी तौर पे परसिक्यूट हुए थे, उनका इस तरह की मीरास छोड़ना बेतहाशा हैरत अंगेज है। उसमें भले का फैसला है, उसमें इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जो अब कोई एक्शन नहीं हो रहा वो आपके सामने है, जो बेतहाशा जो रिगिंग किए इल्जामात लगे थे उनकी जो नॉन एक्शन है वो आपके सामने है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के जरिए शुरू में आपने कहा कि अस्करी अदालतों के केस में मैं नहीं बैठूंगा जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का कानून ना मंजूर हो जाए। वो जब मंजूर हो गया आप तब भी नहीं बैठे और फिर आपने देखा कि अपील के जरिए ही वो जो सारा मामला था वो सस्पेंड हो गया। ताहयात नाअहली बलोचिस्तान हाई कोर्ट में आपका और मौकफ, इधर आपका कोई और मौकफ। इसमें बेतहाशा इस तरह के केसेस हैं जो कि उनकी लेगेसी को बुरी तौर पे मुतासर कर रहे हैं। आज भी अगर आप सजाद अली शाह साहब की मिसाल ले लें, जस्टिस याकूब अली साहब की मिसाल ले लें, 70 की दहाई में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कोशिश की थी उनको तौसीक देने की और अदलिया उसके बाद बेतहाशा डिमोरलाइज हुई थी। तो ये अगेन ये माजी के तल्ख तजर्बे हैं, ये सब काजी फायज ईसा साहब के सामने हैं और आज भी उम्मीद यही है। मुनीर मलिक साहब ने ये कहा था और मैं समझता हूँ बिल्कुल दुरुस्त कहा था, आज भी यही उम्मीद है उनसे कि जी जो पिछले 2-4 साल में हासिल किया है कि जुडिशल ट्रांजिशन पे इस तरह की कश्मकश नहीं होती, क्योंकि आपने ये फैसला कर लिया कि विद इन द जुडिशरी, जी ठीक है हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट उसमें और तरह की डिस्कशन है, विद इन द सुप्रीम कोर्ट ये सीनियरिटी रूल एक सामने चलता है। मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 26 अक्टूबर के दिन बन जाना चाहिए, वरना आप बेइंतहा अदम इस्तेहकाम देखने को जा रहे हैं, वो चाहे जुडिशल हो, सियासी हो, समाज से ताल्लुक रखती हो। तो दिस इज हिज डिसीजन आमिर साहब, और हर मैं समझता हूँ पाकिस्तानी शहरी उम्मीद कर रहा है कि वो इन तजर्बों से सीख लें। आप साहब ये बताइए कि ये अब सवाल नहीं रह गया कि मंसूर अली शाह साहब जो है वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के बनते हैं या नहीं बनते। सवाल बड़ा उससे ये आ गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जब तक हैसियत क्या रह जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी बज़िद है कि जनाब हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे और वो राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं और मौलाना साहब हालांकि रिजेक्ट कर चुके हैं, मगर अभी भी वो कह रहे हैं फिक्र ना करें हम मना लेंगे, कोशिश कर रहे हैं। बुकला को भी आज आजम तारड़ साहब कन्विंस कर रहे थे, उसके फवायद बता रहे थे। तो ये तो इशू तो यहाँ तक आ गया है। सवाल मेरा ये है कि जजेस हजरात जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात हैं, वो जाहिर है ये पहले एक सवाल आ गया था कि जी अभी टेबल ही नहीं हुआ एक चीज़ और वो कह रहे हैं मुसवदा है सिर्फ, तो उनके लिए उसको टेकअप करना। मगर क्या वो इंतज़ार ही करते रहेंगे जिस तरह इतवार की रात को ये टाइम नहीं एकदम से उन्होंने शब खून मार के कर देना था? तो क्या कोई ऐसी चॉइसेस हैं कि मौजूदा सुप्रीम कोर्ट इससे पहले कि इंटेंशन क्योंकि शो हो चुकी है और प्रूव हो चुकी है कि ये किया जा रहा था कि इसके सद्देबाब को प्रीएम्प्टिवली कुछ कर सके? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि वो चुप करके बैठे होंगे, कोई ना कोई तो मुशावरत चल रही होगी। एक तो उनको चैलेंज इंटरनल है चीफ जस्टिस काजी फैसल की सूरत में कि वो इस वक्त कहाँ खड़े हैं, क्योंकि अभी 8 जजेस ने क्लैरिफिकेशन दी तो डिप्टी स्टार ने उस पर एक ऐसा नोट लिखा कि वो फिर लीक हुआ और फिर ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ही यानी वो रिजेक्ट कर रही है उस पूरे मामले को। तो एक तो उनको इंटरनली फ़िलहाल बड़े मसाइल जो है वो जजेस को हैं, लेकिन एक कार्ड उनके पास भी है वो डिटेल जजमेंट का है। और मेरा ख्याल है कि चीज़ें अगर आगे चली गई तो फिर रिस्ट्रेन नहीं होगा। और जो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस हैं
एंड वो जो था ना कि इन पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस और फैक्ट्स और जनरल इलेक्शन के 2008 फरवरी 2024 के वो पिक्यूलियर सर्कमस्टांसेस फिर जब नरेट होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि फिर पता नहीं क्या कॉम्पिटेंसी रहेगी भी नहीं सूरत हाल में, क्योंकि ये तो वादे लग रहा है कि 12 जुलाई का जो फैसला है उसमें उनको भी अंदाज़ा था और बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये उस वक्त ये ड्राफ्ट तो बताया जा रहा है कि उमर अता बंदियाल साहब के दौर में ही बन चुका था। तो ये कुछ ना कहीं तो कई जजेस के ज़हन में था कि ये चीज़ें अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के काबिल हो गई ये हुकूमत तो इन्होंने क्या करना है। तो फिर अब ये डिटेल जजमेंट वो नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ उसमें होगा जो मेरा ख्याल है कि बहुत इतना कुछ हो जाएगा कि उसके बाद अमेंडमेंट की फिर एक बात उस पर लेजिटिमेसी या जो भी मामला है, क्योंकि बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो ये नहीं है, उनको भी आगाह है कि किस तरफ चीज़ें जा रही हैं और उनको भी मालूम है कि अगर एक दफ़ा अमेंडमेंट जो वो हो जाती उसके बाद फिर बड़ा मुश्किल था कि जो वो फिर चलना। फिर अटॉर्नी जनरल कहते जी अब तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनेगी, वो खुद देखेगी। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो उसकी लिटिमेसी का मामला है, वो यहाँ देखते हैं, लेकिन वो फिर डिस्प्यूट शुरू हो जाता और फिर काजी साहब जिस तरह वो लेके जा रहे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के लिए काजी फैसल साहब है। तो वो ये सूरत हाल इस वक्त है। मेरा ख्याल है कि अगर जो हुकूमत खुद ही अगर जिस तरह पीछे हट रही है और अगर कोई नोटिफिकेशन अगर मंसूर अली शाह साहब का हो जाता है तो फिर ये हो जाएगा कि फिर जो है फिलहाल ये प्लान थोड़ा नहीं हो लंबा ही किया जाएगा। जब एक दफा मैं असद के पास भी ये क्वेश्चन लेके जाऊंगा कि उनके नोटिफिकेशन ज्यादा, क्योंकि अभी भी एक खतरा तो मौजूद है। अभी सिर्फ फजलुर रहमान साहब की वजह से ये बच गया, मगर वो नंबर्स अगर उनके पास मौजूद हैं तो जब तक नंबर्स मौजूद हैं, और जिस तरह हमारे यहाँ एक तरीकाकार है कि मरोड़ तरोड़ के धमकियाँ शुरू ऑलरेडी, जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने फजलुर रहमान को बुला लिया है, लोग अगवा हुए हैं, वो करवा लिया जाता है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट जिस तरह मुशर्रफ के दौर में भी इफ्तिखार चौधरी को जब हटाया गया था तो सुप्रीम कोर्ट खड़ी हुई थी, उन्होंने सद्देबाब उसका किया था, तो क्या चॉइसेस हैं कि अंडर द सर्कमस्टांसेस असद के मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट अदर देन फायज ईसा साहब इसके लिए कुछ कर सकें? जी, अगर हम एक कदम पीछे लें तो अभी भी 2/3 अक्सरियत की ज़रूरत है। आपने JUIFA का जिक्र किया, JUIFA को मिलाने के बाद भी आपको हिज़्ब इख्तिलाफ की नशस्तों की अशहद ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप वो करेंगे तो वहाँ ही आर्टिकल 63A पे एक चैलेंज बन जाता है। एक बात जो दूसरी बात है वो ये है, और मैं एक बार फिर कहूँगा, उससे मैं वैसे ज़ाती तौर पे तो उससे इत्तफाक नहीं करता, लेकिन अदालत उज़्मा बहुत देर से ये फरमा चुकी है कि आपके आइन में कुछ नुमाया खसूसियात हैं, सेलिएंट फीचर्स कह लें, हिंदुस्तान उसको बुनियादी ढांचा कहता है। और चाहे वो 90 की दहाई के केसेस हों, जो जफर अली शाह केस था 2000 का, जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का केस था 21वीं तरमीम के मुतालिक 2015 में, वो सब फैसले इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आपके ये सेलिएंट फीचर्स हैं। और इन नुमाया खसूसियात में अदलिया की जो आज़ादी है वो एक मरकजी उसका एक फीचर है। तो यहाँ भी एक चैलेंज बन जाता है कि जहाँ बुनियादी ढांचे को आप मुतासर कर रहे हों तो आप आइन में तरमीम नहीं ला सकते, और कि पार्लियामान के जो इख्तियारात हैं वो इतने वसी नहीं कि आप उनको तसव्वुर करें कि वो अनलिमिटेड हैं। अब मेरी क्या राय है वो इससे हटके है, लेकिन ये अदालत उज़्मा के हतमी फैसले इन फील्ड हैं। तो आमिर साहब, सियासी सरगर्मियों से हट के जो इस पे कानूनी जो चैलेंज बनता है वो इतना ज़्यादा बुनियादी है कि मैं समझता हूँ कि जो वो कानूनी सवाल है वो इस सूरत में कि ये अमेंडमेंट पास हो जाती है वो अदालत में चैलेंज होगी। के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के अंदर जो एक तरमीमी पैकेज लाया जा रहा है उसके मुतालिक बड़ी मुफस्सल बहस हो रही है आज के इस प्रोग्राम मुकाबिल में। जी आमिर साहब, आप मज़ीद कुछ बात करना बस ये चाहूँगा क्विकली, हसनात, इज़ इट ओवर? आपका ख्याल है, जिस तरह असद बड़े पुरुमीद हैं कि ये इतना आसान नहीं है कि ये इतना बड़ी कड़वी गोली जो है पूरा मुल्क तहस नहस हो जाए, निज़ाम तहस नहस हो जाए और ये यूं करके हो जाएगा जिस तरह के इसके खालिक समझ रहे हैं?
देखिए, इस हुकूमत में पावर के कैंप एक तो है नहीं, मुख्तलिफ है। अब देखना है, एक तो सोच है कि हमें अब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेने चाहिए, इलेक्शन कमीशन को भी बल्कि रिजर्व सीटें नोटिफाई कर दें, वो भी एक सजेशन आ रही है कि कर दें। लेकिन अब काजी फैसल साहब को जो चाह रहा है तबका के रहे और वही निज़ाम की गारंटी है, वो उसको भी फिर ज़ाहिर बात है, अब देखते हैं वो फिर प्रवेल करता है या वो भी खामोश हो जाएगा कि ठीक है जी, अब जो है वो आगे चला जाए। और जहाँ तक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की बात है, मेरा ख्याल है कि अगर ये मामला मंसूर अली शाह साहब के दौर में शुरू हो गया, फिर तो ट्रिब्यूनल भी इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। और पंजाब में आपको पता है 150 के करीब पिटीशन भी पेंडिंग है ट्रिब्यूनल की, तो फिर तो मुश्किल भी हो जाएगा। बज़ाहिर उस तबके को भी अंदाज़ा है कि जो भी करना है 25 से पहले करना है। देखते हैं कि किस तरफ चीज़ें जाती हैं, लेकिन यह है कि अब डबल माइंडेड हुकूमत है। असद, हमारे यहाँ ये एक वक्त के साथ साथ हर दौर का एक तनाज़ुर होता है जिसके अंदर ये तशरीहें आइन के मुतल्लिक़, कवानीन के मुतल्लिक़ बदल रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 63A के मुतल्लिक़ एक बहुत बड़ा तबका, जिस तरह अभी आपने कहा, हम सब समझते थे कि ये गलत हुआ, वोट काउंट होना चाहिए था, ये नहीं किया जा सकता, मगर आज का तनाज़ुर ही बदल गया। अगर उसको आपने इनकरेज करना है डिफेक्शन के लिए, वो उस तरह ही सीनियरिटी के ऊपर बड़ी बहस रहती थी कि जनाब ये भी होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के मुतालिक भी होता था। अब हम कहते हैं शुक्र है सीनियरिटी का एक यहाँ पे रखा था। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी से बहुत हमारे जैसे इख्तलाफ करते थे कि ये पार्लियामेंट के अंगूठे गर्दन पे अंगूठा रख के करवाया गया। तो ये रिलेटिविटी का एहसास जो है, जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, काफ़ी ऐसे हजरात हैं जो खुद भी जिम्मेदार रहे हुए हैं इस मैस को क्रिएट करने में, कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन ना करवाने में, धांधली के ऊपर नजर ना रखने में। तो अब क्या आप फोर्स ही करते हैं इस सारे, मैं बड़ी लंबी सा ओवरराइड में ऑब्जर्वेशन दे रहा, सवाल नहीं कर रहा जी, बगैर किसी शक के वो अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है, द लाइफ ऑफ द लॉ इज नॉट लॉजिक, इट इज एक्सपीरियंस। यानी जो आपको ज़मीनी हकायक देखते हुए, समझते हुए उनकी जो एक तरह की एक अहमियत होती है, वो ना तो थियरी में वाज़े होती है और ना तो कागजात से। तो आर्टिकल 63A सबको यही था कि जी ये तो बिल्कुल एक बुनियादी बात है कि वोट गिनना चाहिए, लेकिन उसमें मुनीब अख्तर साहब ने एक तल्ख बात, शायद हमारी ये एक तल्ख हकीकत है, उन्होंने कहा कि आप मुझे एक कॉन्शियंशियस ऑब्जेक्टर का हवाला दे दें, सिर्फ एक, हमारी तमाम तारीख में जो सियासी जमात से टूट के अपने ज़मीर को लबैक कहते हुए उसने वोट दिया हो। और उसमें उन्होंने बल्कि ये सवाल रज़ा रब्बानी साहब से किया, याद रहे उनकी 21वीं तरमीम के वक्त एक जज्बाती तकरीर थी, लेकिन उन्होंने तब भी उसके हक में वोट दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि जो मेरा वोट है वो मेरी पार्टी की इमानत है। तो आज जो वही आर्टिकल 63A के मुतालिक एक कशमकश थी बिटवीन थियरी एंड फैक्ट, वो अब बहुत ज़्यादा नुमाया हो रही है। लेकिन आज भी आमिर साहब ये कहना चाहिए कि हमारे मुंतखब नुमाइंदों की ये सवाबदीद होनी चाहिए कि अगर वो 63A में मजीद पाबंदियां डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन जो ये तरीकाकार है कि आप पोस्ट फैक्टो कहें कि नहीं, ये आदमी जो अपनी सियासी जमात से टूट के आया हुआ है ये अब एक माजी के एक्शन को वैलिडेट कर सकता है, तो उसकी जनाब उसकी उस तरह की कानूनी हैसियत तो नहीं हो सकती। और ये एक ओवरआर्चिंग एक मसला है हमारा। आज जो ज़रूरत है वो दर्जा हरारत में कमी की ज़रूरत है। ये नहीं है कि अदारों का मज़ीद टकराव, उसमें इजाफा हो कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब, मंसूर अली शाह साहब के बीच ये एक सवालिया निशान रहे। हम देखते आ रहे हैं कि 2007 के बाद से ये एक सवाल कभी उठा ही नहीं था, और अदालती सतह पे इसमें बेतहाशा इस्तेहकाम का ये एक बायस बना। जवाद ख्वाजा साहब शायद सिर्फ 21 दिन के चीफ जस्टिस थे, लेकिन ये बात तय थी कि अब वो चीफ जस्टिस बनेंगे। और जो हम आज एक अफसोस से कहना होता है गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे हैं, वो उसको कभी देखना ना पड़ता। तो ये जो तमाम बातें हैं, सीनियरिटी, 63A, ये काबिल तवज्जो हैं, काबिल बहस हैं, और मैं समझता हूं कि पार्लियामान की ईवानों में ही इसकी बहस होनी चाहिए।
लेकिन इन मकासद के लिए कि आप एक शख्स की तौसीक करना चाह रहे हैं, एक सियासी निज़ाम जिसकी उस तरह की लेजिटिमेसी नहीं है उसको बरकरार रखना चाह रहे हैं, और उस वजह से आप एक इनकोएट और इनकम्प्लीट पार्लियामेंट को इस तरह आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूं ये तामीरी नहीं है। आज वो मौका है कि तमाम सियासी जमातें अब सर जोड़ के जो मिसाक जमहूरियत जिसका बार बार जिक्र हो रहा है उसका जो स्पिरिट था उसको अब हकीकी बनाएं। लास्ट 5 मिनट से आमिर साहब असनाद क्विकली जो है कि अभी एकदम से JUI ने पैंतरा बदला है, तो इलेक्शन कमीशन ने भी उनको बुला लिया है और इधर उधर से मैं देखता हूँ काफ़ी उनको भी वो कुछ इशारे किनारे मुलाकातों में मिलने शुरू हो गए हैं। तो क्या अब PTI के साथ उनकी भी बारी आ गई है? देखिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब मेरा ख्याल है कि JUI के हवाले से हम देखते हैं कि हमारे सारे ही इदारे भी, जमातें भी बड़ा एहतराम ही करती हैं उनके हवाले से। कोई लफ्ज़ सख्त भी बात कर दें मौलाना फजल रहमान को तो इग्नोर ही कर दिया जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना फजल रहमान से कोई कन्फ्रंटेशन ली जाएगी। थोड़ा बहुत किया तो करेंगे और भी मज़ीद करें। अब देखते हैं कि मौलाना साहब माजी में तो उन्होंने रेजिस्ट किया है, अब इस वक्त वो पॉपुलैरिटी भी उनको काफ़ी मिल रही है, तो वो अपनी जगह पे कायम है, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। और एक चीज़ पे तो बड़ा वादे हैं, वो कहते हैं जी कोई एक्सटेंशन नहीं है, चीफ जस्टिस काजी फैज़ को घर जाना है। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो फिर मेरा ख्याल है कि जो निज़ाम है जिस तरीके से चल रहा है, जो भी सूरत हाल है, फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा हुकूमत के। ये असद जो पहले फ़ाइज़ ईसा साहब के भी आने से डरते थे और इसीलिए उनके खिलाफ भी वो सारा कुछ किया गया, अब ये डरा जा रहा है कि जनाब जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस आएंगे या उसके बाद जो आएंगे, जो उसके बाद आएंगे, तो इसीलिए सारा उन्होंने कहा पूरे निज़ाम को ही ज़रा जकड़ा जाए, ये अफराद को क्या फोकस करना। डर क्या है कि मुझे तो लगता है कुछ लोगों से मैंने ये भी सुना कि उनको डर ये है कि ये कहीं, क्योंकि ये जो फॉर्म 47 वाले इश्यूज़ हैं, अगर ये खुलना शुरू हो गए तो पूरा क्या इलेक्शन ही उनको डर है कि ये सारा ना कैंसिल हो जाए, या ऐसे भी कोई तफक्कुरात हैं? इनसिक्योरिटीज़ क्या हैं? जनाब अगर ये इनसिक्योरिटी है भी तो मैं समझता हूँ कि आप अपनी जुडिशल हिस्ट्री को देख लें और उसमें कई मिसालें हैं। जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तकर्री के हवाले से एक बहस बन गई थी, जो तब्दीली सरकार थी वो कह रही थी कि हम ये नहीं करना चाहते, उससे भी पहले आप पीछे चले जाएं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस जब किसी जज साहब पे आयद भी होता था, अखलाक हुसैन साहब पे आयद हुआ था क्योंकि मुनीर साहब नाराज थे। जस्टिस जी सफदर शाह साहब के खिलाफ कार्रवाई हुई थी क्योंकि ज़िया दौर में जो कुछ हुआ था वो भी आपके सामने है, वो सब जानते हैं। आमिर साहब यही जो जज साहिबान हैं ये फिर बाद में आपको दिखाते हैं कि जो इंडिपेंडेंट माइंडेड जज है उसकी हैसियत होती है और वो इतना ज़रूरी क्यों है, वो इतना क्रूशल क्यों है आपके तमाम सिस्टम को आगे चलाने के लिए। तो जब ये तमाम सियासी तासुब माजी के एक हिस्से बन जाते हैं तो वही जज होता है जो कि खड़ा होता है, जो कोशिश कर रहा होता है कि किसी ना किसी तरह से एक मुनसफाना नतीजे तक पहुंचना चाहिए। हाँ, ये अफसोस से कहना होता है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के मुतालिक ये भी तमाम तवक्कुआत थे, लेकिन फिर जो रास्ता उन्होंने इख्तियार किया वो भी आपके सामने है। तो अगर ये इनसिक्योरिटीज हैं, मेरे हिसाब से उनको दफना देना चाहिए जब भी इसमें आप आगे बढ़े हैं। और उसी वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के रेफरेंसेस का तसलसल शुरू हुआ है, तो आपकी जो अदलिया है वो बेतहाशा कमज़ोर हुई है। हमारे जो PCO जजेस आए हैं उन्होंने ना तो कानून डेवलप किया है, ना आपकी आइन की कोई ख़ास हिफाजत की है, और ना तो जो एक रूल ऑफ लॉ है, जो एक सिस्टम है कि जी कुछ चीज़ें हैं साइन में, कुछ खसूसी कुछ फीचर्स हैं, उनको हमने अपहोल्ड करना है, उनको आपने उन पर अमल दरामद करना है। वो सिर्फ और सिर्फ आइन शिकनी में मुलव्वस रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि कोई सियासी मकासद इसके पीछे हैं, आज भी आमिर साहब मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा गुंजाइश है, पीछे हट जाएं। जो पिछले 2-4 साल पाकिस्तान के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के साथ हुआ है वो अब अनप्रेसिडेंटेड होने को जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब आपका भी और सनात आपका भी। थैंक यू सो मच आमिर साहब, आपका भी शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।